वेलकम है दोस्तों। डिटेल सिनारियो के फाइनल पार्ट में। और अगर पिछला नहीं देखा तो देख लेना। 1.8 चैलेंजेस फॉर रिटेल इन इंडिया। इंडिया में रिटेल को मिलने वाली चुनौतियों के बारे में बात करेंगे। एक्सपेंशन विशिष्ट जॉब मार्केट। देखो, रिटेल बिजनेस में सप्लाई चेन, डिस्ट्रीब्यूट, लॉजिस्टिक, मार्केटिंग, प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड रिसर्च जैसे काम रिटेल की सफलता के लिए बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे में तो ऐसे में यह ज़रूरी हो जाता है कि यह काम बेहतर और सही ढंग से हो। और परेशानी यह है कि यह काम करने वाले काबिल लोगों की बहुत कमी है। क्यों कमी है? क्योंकि इंडिया में जो है ना, ज़्यादातर लोग बिजनेस की बजाय जॉब के पीछे भाग रहे हैं। क्योंकि यह काम बिजनेस से जुड़े हैं। और इंडिया में बिजनेस करने के लिए कोई आगे जल्दी आता नहीं है, हर कोई जॉब के पीछे भाग रहा है। और गवर्नमेंट जॉब का तो सीन आप सबको पता ही होगा। तो ऐसे में रिटेल के लिए यहाँ परेशानी की बात है। बड़ी कंपनियों के लिए तो कुछ ज़्यादा परेशानी की बात है नहीं। कुछ छोटे ऑर्गेनाइजेशन को अच्छा खासा पैसा दे के काम करवा लेते हैं। पर हर लेवल की कंपनी के लिए तो ये पॉसिबल नहीं है। जो छोटे और मिड लेवल की कंपनी होती है उनके लिए थोड़ी ज़्यादा परेशानी की बात है। अब आगे चल के संभावना जताई जा रही है कि डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल लेवल पे एंटरप्रेन्योर की संख्या बढ़ेगी। इससे 2 मिलियन से भी ज़्यादा जॉब पैदा होंगे अगले 3 सालों में। सप्लाई चेन मैनेजमेंट। देखो यार, ज़माना बदल रहा है। कस्टमर का टेस्ट और उनकी डिमांड लगातार बदलती जा रही है। ऐसे में रिटेल के लिए सप्लाई चेन मैनेजमेंट एंड लॉजिस्टिक सिस्टम ऐसे में रिटेल के लिए सप्लाई चेन मैनेजमेंट एंड लॉजिस्टिक चैलेंज जरूर सामने आया है। पर रिटेल ने एक अच्छे लॉजिस्टिक सिस्टम, इनोवेशंस, ट्रांसपेरेंसी, डिस्ट्रीब्यूशन एंड इन्वेंटरी मैनेजमेंट और पॉइंट स्केल पीओएस डाटा जैसे सिस्टम से खुद को बेहतर बनाकर इन परेशानियों को कम जरूर किया है, जिससे कि वह कस्टमर डिमांड को ज़्यादा से ज़्यादा पूरी कर सके। यह पीओएस क्या है, शायद ये आपको समझ में ना आया हो, तो डोंट वरी, आगे डिटेल में इसके बारे में टॉपिक है। अभी के लिए इतना समझते हैं कि पीओएस, पॉइंट ऑफ स्केल, यह बिलिंग एंड डाटा मैनेजमेंट करने का सिस्टम या सॉफ्टवेयर मशीन होता है। फ्रॉड्स इन रिटेल। यह रिटेल कंपनीज के प्राइमरी चैलेंजेस हैं, जैसे चोरी होना, या जिससे आपने माल खरीदा हो उसने गलत माल भेजा हो, उसने आपके साथ धोखा किया हो, आपके साथ काम करने वाले सुपरवाइजर और एडमिनिस्ट्रेशन ने आपको धोखा दिया हो, आपके एम्प्लॉई, आपके पार्टनर, या हो सकता है कोई मैनेजमेंट लेवल पे हो जिन्हें आपको धोखा दिया हो, जो आपके साथ फ्रॉड कर सकता है। ऐसा सीसीटीवी एंड पीओएस सिस्टम के बावजूद भी हो सकता है। और सेक्टर के आकार बढ़ने के साथ यह थीप्स एंड फ्रॉड जैसी एक्टिविटी और बढ़ती है। चैलेंजेस विथ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लॉजिस्टिक। इंडिया में प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डिस्ट्रीब्यूशन चैनल की बहुत ही कमी है। हालात बहुत गंभीर थे। सड़क से लेकर परिवहन तक कुछ बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर न होने के कारण रिटेल को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता था। इससे गुड्स टाइम पे अवेलेबल ना होना, एक्सीडेंट के कारण भारी माल का नुकसान होना जैसी बात आमतौर पर रिटेल के सामने आती थी। urbanization एंड ग्लोबलाइजेशन के कारण कंपनी मजबूर हुई इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने के लिए। सरकार ने कंपनी और बेहतर होते अर्थव्यवस्था के कारण इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने का काम किया। इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से बेहतर हुआ, लेकिन इतना काफ़ी नहीं था। ट्रांसपोर्ट इंक्लूडिंग रेलवे सिस्टम और एफिशिएंट बनाना होगा। हाईवेज को ग्लोबल लेवल के स्टैंडर्ड पर खड़ा करना होगा। एयरपोर्ट की कैपेसिटी एंड पावर सप्लाई को और बढ़ाना होगा। इन सब के बाद वेयर हाउस फैसिलिटीज़ एंड टाइमली डिस्ट्रीब्यूशन और अदर एरियाज ऑफ चैलेंजेस। रिटेल को इंडिया की पूरी क्षमता का उपयोग करने के लिए इसके बाधाओं को दूर करना होगा। इम्पैक्ट ऑफ इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन। पहले तो लिबरलाइजेशन का मतलब समझते हैं। इसका मतलब उन सभी रूल्स, लॉस, गवर्नमेंट रेगुलेशन एंड रेजिस्ट्रेशन को हटाने से है जो देश के आधुनिक विकास एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बाधा डालती है। लिबरलाइजेशन को हिंदी में उदारीकरण भी कहते हैं। लिबरलाइजेशन से पहले लाइसेंस परमिट राज चलता था, जहाँ सरकार ही सब कुछ तय करती थी, जैसे उत्पादन कितना होगा, कितने लोग काम करेंगे, प्रोडक्ट की कीमत कितनी होगी। लेकिन फिर 1990 के बाद लिबरलाइजेशन या उदारीकरण का लॉ पास हुआ। उसके बाद रिटेल तेजी से डेवलप हुआ, देश की अर्थव्यवस्था को खोला गया, सरकारी कंपनियों का विनिवेश हुआ, विदेशी कंपनियों को इंडिया में आने की इजाज़त मिली। अब हम विदेशी और देसी दोनों ही ब्रांड का प्रोडक्ट देख सकते हैं। मार्केट में कंपटीशन बढ़ा, कस्टमर पहले से समझदार और डिमांडिंग हो गया है। वह फेमस और बेटर ब्रांड को खोजता है। बेटर सर्विस एंड क्वालिटी के लिए वह प्रीमियम प्राइस भी पे करने को तैयार है। लिबरलाइजेशन के बाद देश में एफडीआई का भी रूल आया। एफडीआई क्या होता है?
एफडीआई की फुल फॉर्म फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है। इसका मतलब है कि अब विदेशी कंपनीज हमारे देश की कंपनी में इन्वेस्ट कर सकती है, अपना पैसा लगा सकती है। रिटेल पे एफडीआई पर कुछ प्रतिबंध भी लगे हैं, जैसे जैसे फॉरेन रिटेलर 100% इन्वेस्टमेंट सिर्फ सिंगल ब्रांड में ही कर सकते हैं, जैसे नाइक एंड एडिडास जैसी कंपनीज, यह सिंगल ब्रांड्स कंपनीज है। एफडीआई भारत में बाकी देश की तुलना में कुछ ज़्यादा प्रतिबंध जरूर लगाएगा, फिर भी अब तो इसको काफ़ी छूट दी गई है, जैसे जिससे ऑर्गेनाइज सेक्टर को बढ़ावा मिले। फूड प्रोडक्ट रिटेल ट्रेडिंग अप टू 100% एफडीआई इन्वेस्टमेंट, माइनिंग्स में अप टू 100%, इंश्योरेंस में 49%, थर्मल पावर अप टू 100%, मेडिकल डिवाइस अप टू 100%, और मल्टी ब्रांड्स रिटेल ट्रेडिंग अप टू 51%। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2005-6 बेनिफिट देता है ईपीसीजी प्रोडक्ट के एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पे लगने वाले कस्टम ड्यूटी सर्विस टैक्स ना देने की। ईपीसीजी प्रोडक्ट वह इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट मशीन होती है जो प्रोडक्शन को बढ़ाने में मदद करती है। रियल एस्टेट में एफडीआई मान्य नहीं, लेकिन इस पॉलिसी से रियल एस्टेट को बढ़ावा जरूर मिला है। हालांकि एफडीआई से कुछ छोटे रिटेलर्स को परेशानी जरूर हुई है, लेकिन एफडीआई से फ़ायदा भी हुआ है। एफडीआई से इंडियन रिटेल डेवलप हुआ है, प्रोडक्ट में सुधार हुआ है, इंडियन रिटेल को ग्लोबल विश्व स्तर के स्टैंडर्ड से जुड़ने का मौका मिला। 1.10 लेट्स सम अप। तो चैप्टर के ऑब्जेक्टिव्स के साथ इस चैप्टर को सम अप करते हैं। डिफाइन रिटेलिंग एंड एप्रिशिएट द इम्पोर्टेंस ऑफ रिटेल इंडस्ट्री। हमने रिटेल के बारे में जाना, उसकी डेफिनेशन डिस्कस की, उसके इम्पोर्टेंस के बारे में पढ़ा, और पूरी रिटेल इंडस्ट्री के बारे में भी पढ़ा। एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ रिटेल सेक्टर इन इंडिया। इंडिया में रिटेल सेक्टर के हालात और उसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा। ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर के बारे में पढ़ा। भारतीय रिटेल की भूमिका के बारे में जाना और ओल्ड रिटेल फॉर्मेट से भी कंपेयर किया। रिटेल इंडस्ट्री सबसे बड़ी इंडस्ट्री है, 10% से अधिक जीडीपी यह देती है, 8% रोजगार के लिए यह जिम्मेदार है। इंडिया के लेवल पे सबसे अधिक गति से डेवलप होने वाले रिटेल इंडस्ट्री के बारे में हमने जाना। डिस्क्राइब ऑफ रिटेल इंडस्ट्री इन द ग्लोबल कंटेक्स्ट। ना सिर्फ भारत बल्कि हमने ग्लोबल लेवल पे भी रिटेल को जाना, उसके बारे में पढ़ा, और दूसरे देशों के रिटेल के बारे में भी जाना और डिस्कस किया। आइडेंटिफाई फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू द रैपिड ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनाइज रिटेल इन इंडिया। फैक्टर्स जो कंट्रीब्यूट एंड इफेक्ट कर रहे हैं रिटेल ग्रोथ को, उन सब फैक्टर्स के बारे में जाना, पढ़ा। ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज लेवल पे रिटेल को इंडिया में देखा, उनके बारे में डिस्कस किया। एनालाइज द इम्पैक्ट ऑफ इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन एंड एनालाइज किया हमने इम्पैक्ट ऑफ लिबरलाइजेशन इन इंडियन इकोनॉमिक एंड इंडियन रिटेल पर लिबरलाइजेशन का क्या असर पड़ा, हमने यह भी जाना। देश में गवर्नमेंट लॉ का रिटेल पे क्या असर पड़ा, हमने ये जाना और इसके बारे में डिस्कस किया। 1.11 कीवर्ड्स। इसमें रिटेलिंग आपको पता है। डेमोग्राफिक के बारे में बात करें तो डेमोग्राफिक मतलब ऐसा पॉपुलेशन डाटा जिससे हम ऑब्जेक्टिव क्वांटिटी ईजिली आइडेंटिफाई कर सके, मेज़र कर सके। यह एक ऐसा डाटा होता है जिसे हम कंपेयर कर सकते हैं, जैसे जेंडर, टाइम, उनकी नीड्स क्या हैं, उनके पसंद नापसंद, etc। तो यहाँ ये पहला चैप्टर ख़त्म होता है। अब मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।